आज का हमारा टॉपिक है प्रिंसिपल्स ऑफ टॉक्सिकोलॉजी। टॉक्सिसिटी, एक्सेसिव फार्माकोलॉजिकल एक्शंस ऑफ ड्रग्स व्हिच कैन बी हार्मफुल। टॉक्सिसिटी का मतलब है कि किसी भी दवाई का, ड्रग का बहुत ज्यादा एक्सेसिव फार्माकोलॉजिकल एक्शन हो जाए, जो भी वो एक्शन करती है वो जरूरत से ज्यादा असर हो जाए उसका। ठीक है, कहते हैं ना किसी भी चीज की अति या किसी भी चीज का बहुत ज्यादा भी बुरा होता है तो ये हार्मफुल हो सकता है। तो ऐसे केस में हम क्या कहेंगे कि ड्रग टॉक्सिक हो गई है। एग्जाम्पल, एक्सेसिव मसल रिलैक्सेंट इफेक्ट में कॉज इरिवर्सिबल पैरालिसिस। मतलब कोई मसल रिलैक्सेंट ड्रग है जो कि दवाई ऐसी जो कि मसल्स को रिलैक्स कर देती है, बिल्कुल ढीला है, अगर वो जरूरत से ज्यादा एक्शन करेगी तो वो क्या हो जाएगा, पैरालिसिस हो जाएगा, पर्सन की पूरी बॉडी पैरालाइज हो जाएगी, कुछ नहीं कर पाएगी। तो ये इरिवर्सिबल भी हो सकता है, ये तब ज्यादा खतरा है। इरिवर्सिबल मतलब पहले जैसी कंडीशन में पेशेंट कभी आ ही नहीं पाएगा, तो ये टॉक्सिक हो गई। कॉज ऑफ टॉक्सिसिटी, टॉक्सिसिटी के दो कॉजेज या दो कारण हो सकते हैं। पहला, ओवरडोज। ओवरडोज मतलब आपने दवाई ज्यादा अमाउंट में ले ली है। ये ओवरडोज का जो पॉइंट है ये एक्सीडेंटल हो सकता है, किसी ने गलती से ले ली ज्यादा दवाई। सुसाइडल हो सकता है, किसी ने अपने आप को जान से मारने के लिए ली हो। या होमिसाइडल हो सकता है कि किसी ने किसी और को मारने के लिए करा हो ये। ठीक है। कॉज ऑफ टॉक्सिसिटी का दूसरा पॉइंट है प्रोलॉन्ग्ड यूज ऑफ ड्रग्स। मतलब कि लंबे समय तक आप दवाई किसी को दें। ठीक है, होता क्या है, हमारी बॉडी में दवाई जाती है किसी भी और चीज की तरह, तो वो पहले वहां पर उसका मेटाबोलाइजेशन होता है, फिर वो एक्सक्रीट आउट हो जाती है, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत पार्ट उसका लंबे समय तक बॉडी में बना रहता है, बहुत थोड़ा सा। अब अगर आप बहुत लंबे समय तक एक पेशेंट की बॉडी को एक दवाई देते रहेंगे तो क्या होगा उससे, उससे वो थोड़ा 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 करके, जैसे कहते हैं बूंद बूंद सागर भरता है, थोड़ा थोड़ा करके क्या होगा, ऐड होती जाएगी और उसकी इतनी डोज हो जाएगी कि वो ओवरडोज वाली कंडीशन में पहुंच जाएगी आपकी बॉडी में। और फिर वही ओवरडोज के साथ जो दिक्कत है कि आपके जरूरत से ज्यादा इफेक्ट होगा और टॉक्सिसिटी हो जाएगी। टाइप्स ऑफ टॉक्सिसिटी, टॉक्सिसिटी तीन टाइप की है मेनली। एक्यूट टॉक्सिसिटी, सिंगल मल्टीपल एक्सपोजर विद इन 24 आवर्स। 24 घंटे के अंदर एक या एक से ज्यादा बार एक्सपोज हुआ हो पर्सन किसी टॉक्सिक सब्सटेंस से। ठीक है, कि कोई गैस है टॉक्सिक, कोई लिक्विड है, कुछ भी है, उसका एक्सपोजर हुआ 24 घंटे के अंदर। इट अकर्स विद इन 14 days ऑफ एक्सपोजर, मतलब एक्सपोजर होने के बाद 14 दिन के अंदर, मतलब करीब 2 हफ्ते के अंदर इसका असर दिखने लगेगा। तो हम ऐसे कैटेगरी को कौन सी कहेंगे, एक्यूट टॉक्सिसिटी। सब एक्यूट टॉक्सिसिटी, रिपीटेड डेली एक्सपोजर, मतलब कि अब डेली की बात आ गई, एक दिन में 24 घंटे होते हैं, हर रोज बार 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 पर्सन एक्सपोज हो रहा है टॉक्सिक जो सब्सटेंस है उससे। ठीक है, उसको टॉक्सिक सब्सटेंस के कांटेक्ट में वो आ रहा है। सेकेंड पॉइंट, अकरेंस ओवर अ पीरियड ऑफ सेवरल डेज टू वीक्स। इसका टाइम पीरियड ज्यादा होता है, कई दिन और कई हफ्तों के बाद इसका असर दिखना शुरू होता है। क्रोनिक टॉक्सिसिटी, लॉन्ग टर्म एक्सपोजर टू टॉक्सिकेंट, मतलब के बहुत लंबे समय, सालों की बात कर रहे हैं, महीनों सालों के टाइम पीरियड में एक पर्सन एक्सपोज हुआ हो किसी टॉक्सिक सब्सटेंस से। अकरेंस ओवर अ पीरियड ऑफ मैनी ईयर्स, इसका असर भी, जैसे कि ये टॉक्सिसिटी काफी लंबे समय की है, तो इसका असर भी कई सालों के अंदर दिखाई देता है। टॉक्सिसिटी ऑन जेनेटिक लेवल, जेनोटोटॉक्सिसिटी, chemical physical agents causing damage to genetic information within a cell। जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन या डीएनए कहे हैं सेल में, उसको कोई केमिकल या फिजिकल एजेंट, फिजिकल में आपके टेम्परेचर हो गया या फिर कोई प्रेशर हो गया, केमिकल में आपके कोई भी ड्रग हो गई वो भी केमिकल में ही आएगी, या कोई वैसा केमिकल जनरली हो गया, तो वो डैमेज कर देगा क्या, जीन्स को या फिर कहें डीएनए को, तो वो जेनेटोटॉक्सिसिटी है। म्यूटाजेनिसिटी, जेनेटिक डैमेज कॉजिंग अ म्यूटेशन इज कॉल्ड म्यूटाजेनिसिटी। अब ये एक जेनेटिक डैमेज ही है, पर ये क्या करेगा, ये म्यूटेशन कर देगा, सडन चेंज इन जीन्स। द कॉजेटिव एजेंट्स दस कॉल्ड म्यूटाजेंस, जो इस तरह के एजेंट्स होते हैं जो कि म्यूटेशन कर दें उन्हें हम क्या कहते हैं, म्यूटाजेंस।
All the mutagens are genotoxic while all genotoxic agents are not mutagenic. जितने भी म्यूटाजेंस हैं वो सारे जेनोटॉक्सिक होंगे, जेनोटोटॉक्सिसिटी में ही आएंगे ये भी, लेकिन ये खास तरह की है एक। while all genotoxic agents are not mutagenic, मतलब सारे के सारे जेनोटॉक्सिक एजेंट्स म्यूटाजेनिक नहीं होंगे, पर जो होंगे उनकी कंडीशन को हम क्या कहेंगे, म्यूटाजेनिसिटी। नेक्स्ट है कार्सिनोजेनेसिटी। कार्सिनो वर्ड आपके कैंसर से आया है। म्यूटाजेनेसिटी वेयर प्रोटो ऑन्कोजीन्स और रिलेटेड जीन्स रिस्पॉन्सिबल फॉर सेल ग्रोथ एंड प्रोलिफरेशन आर मॉडिफाइड। मतलब ऐसी म्यूटाजेनेसिटी जहां पर आपके क्या हो कि प्रोटो ऑन्कोजीन्स या उससे रिलेटेड जीन्स जो सेल में होते हैं उनके, जो कि किस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है, सेल ग्रोथ या प्रोलिफरेशन के लिए उसकी, वो मॉडिफाई हो जाएं, ठीक है, म्यूटेशन हो जाए उनके अंदर। इस म्यूटेशन की वजह से क्या होगा, दिस में प्रोड्यूस ट्यूमर्स ऑफ कैंसर, ठीक है, क्योंकि उनमें जो कि सेल की ग्रोथ और प्रोलिफरेशन कंट्रोल करते हैं उन जीन्स में म्यूटेशन हुआ है, तो मे बी उनके जीन्स इतने एक्टिव हो जाएंगे कि फिर ट्यूमर बनने लगेंगे कैंसर के। द फिनोमेना इज कॉल्ड कार्सिनोजेनेसिटी। Drugs implicated in these adverse effects are anti-cancer drugs, radioisotopes, estrogens, tobacco। ठीक है, एंटी कैंसर ड्रग का इस्तेमाल करते हैं हम, रेडियो आइसोटोप्स का करते हैं, कुछ हॉर्मोन्स हैं, एस्ट्रोजेंस, ये सब इनका भी यूज करते हैं इसकी ट्रीटमेंट में। टॉक्सिसिटी ऑन जेनेटिक लेवल का ये दूसरा पार्ट है। टेरेटोजेनेसिटी, it refers to capacity of a drug to cause fetal abnormalities when administered to the pregnant mother। जब किसी प्रेग्नेंट औरत को कोई दवाई दी जाती है तो कुछ ऐसी दवाइयां हैं जो कि आपके क्या कर सकती हैं, फीटल एबनॉर्मेलिटीज, जो उसके यूट्रस में जो बच्चा है जो डेवलप हो रहा है, जो फीटस है, उसमें एबनॉर्मेलिटी आ जाएगी उसकी बॉडी में। ड्रग्स कैन अफेक्ट द फीटस डिफरेंटली एट 3 स्टेजेस। 3 अलग-अलग स्टेजेस पर डेवलपमेंट की फीटस के ड्रग्स का अलग अलग असर होता है। तो देखते हैं हम क्या क्या, कौन कौन सी स्टेज पे क्या क्या है। फर्टिलाइजेशन एंड इम्प्लांटेशन, जब फर्टिलाइजेशन और इम्प्लांटेशन हो रहा हो तब अगर दवाई का असर हुआ बुरा, तो टॉक्सिसिटी हुई, तो क्या होगा, फेलियर ऑफ प्रेगनेंसी टू विच ऑफन गोज अननोटिस्ड। मतलब प्रेगनेंसी सेटअप ही नहीं होगी, और ये जनरली ये चीज ध्यान नहीं जाती है इस पे, क्योंकि प्रेगनेंसी सेट ही नहीं हुई है, उसके पहले ही वो रुक जाती है, तो ऐसे में पता ही नहीं चलता दवाई का कोई बुरा असर किसी चीज पे हुआ भी था, जो है ही नहीं उसका क्या फर्क पड़ रहा है। ऑर्गेनोजेनेसिस, ऑर्गेनोजेनेसिस वो स्टेज है जब ऑर्गेन्स का डेवलपमेंट शुरू होता है किसी फीटस में। मोस्ट वल्नरेबल पीरियड, बॉडी डिफॉर्मिटीज अपीयर, सबसे ज्यादा वल्नरेबल पीरियड है, मतलब इस समय सबसे ज्यादा खतरा होता है, और बॉडी में डिफॉर्मिटीज आ जाती हैं जो फिटस है उसके, बहुत बड़ी बड़ी डिफॉर्मिटीज। भाई हार्ट का डेवलपमेंट हो रहा है, तो हार्ट के किसी पार्ट का कोई पार्ट बन नहीं पाया, जैसे आपने वो एक पिक्चर्स में मूवीज में सुना होगा कि वो दिल में छेद वाली बात, तो वो जो एक डिफॉर्मिटी है वो भी हम कह सकते हैं इससे रिलेटेड है, कि उसमें हार्ट के जो वो है अंदर के जो वो डिविजन्स होते हैं वो एक ढंग से बन नहीं पाते। ओके, थर्ड स्टेज आपकी है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, जब ऑर्गेन्स थोड़े थोड़े करीब करीब बन जाते हैं उसके बाद फाइनल टच कह सकते हैं देने के लिए, जो थोड़ा थोड़ा उनका फाइनल डेवलपमेंट होना होता है बाकी बॉडी का और उनका, तो उसमें क्या है, डेवलपमेंटल एंड फंक्शनल एबनॉर्मेलिटीज। ठीक है, डेवलपमेंटल एंड फंक्शनल मतलब कि आपके जैसे उंगलियां हैं, उंगलियां ठीक से मूव करने की कंडीशन नहीं रहेगी, वो हो सकता है कि आपकी की सारी एक ही कॉमन एक हैंड आपका बन जाए, जिसमें उंगलियां अलग अलग ना हो, या आपकी जीभ ठीक से ना अलग हो आपके माउथ से, वो चिपकी रह जाए अलग अलग, तो इस तरह की चीजें भी होती हैं। और उसके अलावा जो ऑर्गन्स जो थोड़े बहुत शुरू में डेवलप हो गए थे उनको फाइनली फुल डेवलपमेंट उनका नहीं हो पाता है, और उसमें भी कम रह जाते हैं वो साइज में, या किसी अपनी कह सकते हैं स्ट्रक्चर में कुछ ना कुछ उनके कमी रह जाती है। तो ये आपके इसमें क्या है एग्जांपल, हाइपोप्लेजिया ऑफ ऑर्गन्स, ऑर्गन्स जो है हाइपोप्लेजिया मतलब कि बहुत छोटे साइज के रह जाएंगे। जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ ट्रीटमेंट ऑफ पॉइजनिंग, ठीक है, उसके लिए पहले हम समझेंगे कि पॉइजन क्या होता है। पॉइजन इज अ सब्सटेंस विच एंडेंजर्स लाइफ बाय सीवियरली अफेक्टिंग वन और मोर वाइटल फंक्शंस।
ठीक है, एक ऐसा सब्सटेंस जो लाइफ के लिए खतरनाक है किसी की। क्यों? क्योंकि वो सीवियरली अफेक्ट करता है किसे, एक या एक से ज्यादा वाइटल फंक्शंस को। बॉडी के वाइटल फंक्शंस का मतलब है कि आपके कह सकते हैं ऐसी चीजें जिसके बिना आपकी बॉडी जिंदा नहीं रख सकती आपको, जैसे आपका हार्ट का पंप करना, आपके ब्रेन की वर्किंग, ऐसे एरियाज पे अटैक करता है पॉइजन, और फिर वो सीवियरली अफेक्ट करता है उन्हें। सीवियर मतलब बहुत बुरा असर होता है और उससे लाइफ जाने के चांसेस हो जाते हैं। ठीक है, अब जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ ट्रीटमेंट का कहें, क्या क्या है? तो जनरल ट्रीटमेंट में आपके 4 मेन पॉइंट्स आते हैं, तो हम लाइन से पढ़ते जाएंगे। एक क्लॉकवाइज डायरेक्शन में सबसे ऊपर टर्मिनेशन ऑफ एक्सपोजर और डिकंटेमिनेशन। मतलब क्या है कि जहां भी जो भी पॉइजन उसका पर्सन कांटेक्ट में आ रहा है किसी के, तो फिर हम उसे उससे दूर ले जाएंगे। मान लो कि कोई एरिया है जहां पर हवा में ही पॉइजन है, तो उस एरिया से ले जाएंगे। अगर उस पर्सन के ऊपर कोई मतलब आपके पॉइजन छिड़क दिया गया है, जैसे कई बार सांप भी काटने के बजाय ऐसे ही हवा में फुहार छोड़ देते हैं, तो वो भी एक है। या फिर और भी कुछ हो पॉइजन का रीजन, तो हम उसे उस एरिया से या उस चीज से दूर ले जाएंगे जहां से पॉइजनिंग हो रही है। सेकंड, रिससिटेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ वाइटल फंक्शंस। रिससिटेशन, अगर कोई पर्सन बेहोश की कंडीशन में आ गया है या फिर उसकी जान करीब करीब जाने की कंडीशन है, तो उसके सारे जो बॉडी के जो फंक्शंस हैं उन्हें नॉर्मल करना। मान लो कोई पॉइजन है जिससे बीपी बहुत लो हो गया है, तो बीपी को नॉर्मल करना, या हाई भी हो गया है तो उसे नॉर्मल करना, या फिर ऐसे ही टेम्परेचर बहुत बढ़ गया है तो टेम्परेचर कम करना, बहुत कम हो गया है तो उसे थोड़ा ज्यादा करना। इस तरह से बॉडी को नॉर्मल पे लाने की आर्टिफिशियली कोशिश करी जाती है। थर्ड पॉइंट, प्रिवेंशन ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ इंजेस्टेड पॉइजन। अगर पॉइजन अंदर चला गया है, ठीक है, डाइजेस्टिव सिस्टम के थ्रू बॉडी में, तो हम उसे प्रिवेंट करते हैं एब्जॉर्ब होने से। जितना भी पॉइजन है डाइजेस्टिव सिस्टम में, एब्जॉर्प्शन एक स्पेसिफिक टाइम के बाद होगा। हम उसे कोशिश करेंगे जितना भी है ज्यादा से ज्यादा हम उसे हम बचा सकें एब्जॉर्ब होने से। लास्ट, हेस्टनिंग ऑफ एलिमिनेशन ऑफ द पॉइजनिंग। ठीक है, हेस्टनिंग, हेस्ट वर्ड का मतलब है जल्दबाजी करना। तो किस चीज में? एलिमिनेशन ऑफ पॉइजन। आपकी बॉडी में कोई भी चीज जाती है वो अंदर जाती है, एब्जॉर्ब होती है, मेटाबोलाइज होती है और एक्सक्रीट आउट हो जाती है। ठीक है, पर हमें पॉइजन, अब पॉइजन के साथ भी यही होता है, लेकिन हमें क्या करना है, हमें पॉइजन लंबे समय तक बॉडी में ना रहे। तो फाइनल जो लास्ट वाला पॉइंट है कि वो उसको बॉडी से निकलना है, वो हम उसको जल्दबाजी में करवाने की कोशिश करते हैं ताकि वो जल्दी बॉडी से निकल जाए। तो ये हमारे 4 मेन पॉइंट्स हैं जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ ट्रीटमेंट ऑफ पॉइजनिंग के। इनको हम डिटेल में अब डिस्कस करेंगे नेक्स्ट। टर्मिनेशन ऑफ एक्सपोजर और डिकंटेमिनेशन। इसमें पहला पॉइंट, बाय रिमूविंग द पेशेंट टू फ्रेश एयर फॉर इनहेल्ड पॉइजन्स। मतलब ऐसी जगह, ऐसे पॉइजन जो कि सांस के थ्रू गए हैं, तो उस केस में क्या करेंगे, पेशेंट को फ्रेश एयर में ले जाएंगे। वॉशिंग द स्किन एंड आईज फॉर पॉइजन्स एंटरिंग फ्रॉम सरफेस। ठीक है, ऐसे पॉइजन्स जो कि स्किन के थ्रू जाते हैं, तो वहां स्किन के ऊपर लग गए हैं किसी की या आंखों के पास हैं, तो उसकी आंखें और उसकी स्किन धोएंगे पर्सन की, ताकि वो पॉइजन जो भी बाहर अभी है फिलहाल वो अंदर ना जाए। थर्ड, इंडक्शन ऑफ इमेसिस विद सिरप, इपिकैक और गैस्ट्रिक लवाज फॉर इंजेस्टेड पॉइजन। अगर गलती से पॉइजन इंजेस्ट कर लिया, मतलब खा लिया है, तो क्या करेंगे, उल्टी करवाएंगे जबरदस्ती पेशेंट को कुछ इसमें सिरप दे के इपिकैक का, या फिर गैस्ट्रिक लवाज मतलब कि जो आपके स्टमक है उसकी सफाई करवाएंगे किसी भी तरीके से। Second, resuscitation and maintenance of vital functions. Ensure patent airway, adequate ventilation, give artificial respiration, 100% oxygen inhalation as needed. पेटेंट एयरवे मतलब कि जो उसका एयरवे है, रेस्पिरेटरी सिस्टम है, उसमें हवा आती जाती ठीक से रहे, ये जरूरत पक्का करना है हमें। एडिक्वेट वेंटिलेशन उसी का पार्ट है। गिव आर्टिफिशियल रेस्पायरेशन, अगर पेशेंट खुद सांस नहीं ले पा रहा तो उसे आर्टिफिशियली रेस्पायरेशन करवाना है। 100% ऑक्सीजन भी इस्तेमाल कर सकते हैं जरूरत के हिसाब से। सेकेंड पॉइंट, मेंटेन ब्लड प्रेशर एंड हार्ट बीट। ठीक है, ब्लड प्रेशर और हार्ट बीट को हम मेंटेन करते हैं, कई सारे एजेंट्स हैं, दवाइयां हैं, उनका इस्तेमाल करके। थर्ड पॉइंट, मेंटेन बॉडी टेम्परेचर। बॉडी टेम्परेचर को भी सही करना है अगर वो सही नहीं है।
मेंटेन ब्लड शुगर लेवल, अगर कोई डायबिटीज का पेशेंट है या किसी के ब्लड शुगर लेवल में वैसे ही चेंज आ जाए तो उस पर्सन का ब्लड शुगर लेवल भी ठीक करना है। ये सारी चीजें जरूरी हैं अगर पर्सन, और ये सब वाइटल फंक्शन में आते हैं बॉडी के। अगर ये सही नहीं रही तो पेशेंट जिंदा नहीं रह पाएगा। थर्ड पॉइंट, प्रिवेंशन ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ इंजेस्टेड पॉइजन्स। ठीक है, अब पॉइजन हमारा इंजेस्ट हो चुका है, बॉडी में जा चुका है, तो क्या करना है? सस्पेंशन ऑफ एक्टिवेटेड चारकोल। एक्टिवेटेड चारकोल का एक सोल्यूशन पिला देंगे उसे। एक्टिवेटेड चारकोल की क्या प्रॉपर्टी होती है? वो अपने सरफेस पर जो उसके मॉलिक्यूल हैं वो पॉइजन के मॉलिक्यूल्स को अपने ऊपर एड्जॉर्ब कर लेंगे, एक बॉन्ड बन जाएगी उनके बीच में, फिजिकल बॉन्ड, केमिकल नहीं, फिजिकल बॉन्ड। उससे क्या होगा कि जो वो मॉलिक्यूल है जो कि चारकोल के मॉलिक्यूल के साथ जुड़ गया है पॉइजन का, वो अब फ्री नहीं है। फ्री नहीं है तो वो एब्जॉर्ब भी नहीं होगा। ठीक है, इंटेस्टाइन में नहीं हो पाता, चारकोल के साथ मिलकर उसका मॉलिक्यूल इतना बड़ा हो जाता है कि अब वो इंटेस्टाइन में जाके एब्जॉर्ब होगा ही नहीं। इससे बच जाते हैं। ठीक है, प्रिवेंशन ऑफ एब्जॉर्प्शन हो जाता है। उसके अलावा कई सारे ऐसे हैं स्ट्रॉन्ग एल्कली एसिड्स या फिर मेटेलिक सॉल्ट, जो आयोडीन, ये सब नहीं होते चारकोल से सही। ठीक है, चारकोल को तब बिल्कुल नहीं देना चाहिए जब किसी भी तरीके का इंटेस्टाइन्स में प्रॉब्लम हो। क्यों? क्योंकि चारकोल पॉइजन के साथ जब अटैच होता है तो उसे फौरन जल्दी से जल्दी बॉडी से बाहर जाना जरूरी है। अगर वो नहीं गया तो कुछ देर बाद क्या होगा, धीरे धीरे फिर पॉइजन के मॉलिक्यूल्स चारकोल के मॉलिक्यूल से अलग होने लगेंगे। तो किसी भी तरीके की रुकावट नहीं होनी चाहिए इंटेस्टाइन्स में। फोर्थ पॉइंट, हेस्टनिंग एलिमिनेशन ऑफ पॉइजन। ठीक है, जब आपके ब्लड में जा चुका है पॉइजन एब्जॉर्प्शन के बाद तो क्या कर सकते हैं? ठीक है, इसमें पहला पॉइंट, बाय इंड्यूसिंग डायूरेसिस और ऑल्टरिंग यूरिनरी पीएच। डायूरेसिस क्या होता है? यूरिन का बनना, प्रोडक्शन। ठीक है, उसको हमें और बढ़ाना है। ठीक है, तो कुछ ऐसी दवाइयां हैं जो डायूरेटिक्स, जो कि डायूरेसिस बढ़ाती हैं, फ्यूरोसिमाइड, मैनिटॉल, हम ये देकर यूरिन ज्यादा बनाएंगे। ज्यादा यूरिन बनेगी तो ब्लड ज्यादा छनेगा और ब्लड में जो पॉइजन है वो भी छनने के चांसेस होंगे ज्यादा, फिल्टर आउट हो जाएगा आसानी से। और ऑल्टरिंग यूरिनरी पीएच, यूरिनरी पीएच को भी ऑल्टर कर सकते हैं। वैसे यूरिन क्या होती है? एसिडिक होती है। ठीक है, अब एक छोटा सा रूल है केमिस्ट्री का कि एसिडिक चीजें जो एल्कलाइन मीडियम है उसमें आसानी से डिसॉल्व होती हैं और एल्कलाइन चीजें एसिडिक मीडियम में। अब पॉइजन अगर एसिडिक है तो हम उसे ये उम्मीद नहीं कर सकते कि एसिडिक यूरिन में वो ज्यादा आसानी से घुलेगा, और अगर ज्यादा आसानी से उसमें डिसॉल्व नहीं होगा तो वो बाहर आसानी से निकलेगा भी नहीं, थोड़ा सा ही रह जाएगा। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, यूरिन का पीएच बदल देते हैं, कुछ ऐसी चीज पिला देते हैं पेशेंट को जिससे उसकी यूरिन का पीएच थोड़ा सा एक दो बार के लिए कैसा हो जाए, एल्कलाइन हो जाए। उसमें क्या होगा, एसिडिक ड्रग कोई होगी जो एसिडिक, ऐसी जो आपके पॉइजनस ड्रग है वो बाहर निकल जाएगी इजीली डिसॉल्व होके। ठीक है, हालांकि ये जो दोनों मेथड मैंने आपको बताए ये दोनों ही अब इतना यूज नहीं होते। ओके, सेकंड पॉइंट है वो इंपॉर्टेंट है। वो क्या है? हीमोडायलिसिस, जिसको हम आर्टिफिशियल किडनी भी कहते हैं, या हीमो परफ्यूजन। ओके, तो एक एक करके डिस्कस करते हैं। हीमोडायलिसिस, जैसे किडनी आपके कोई भी चीज फिल्टर आउट करती है जैसे पॉइजन को भी, तो हमने क्या किया, किडनी तो अपना काम कर रही है तो कर रही है, उसके अलावा एक हमने ये मशीन और जोड़ दी ब्लड सर्कुलेशन से, जिसमें क्या होता है, एक ट्यूब एक आपकी आर्टरी से होती हुई इस मशीन में जुड़ी होती है और एक ट्यूब इस मशीन से आती हुई आपकी एक वेन में जुड़ जाती है। तो एक पूरा सर्कुलेशन का पूरा सर्किट बन जाता है। इसमें आपका क्या होता है, आर्टरी से ब्लड होता हुआ जाता है और एक ये मशीन में से पास होता है। उस मशीन में आपके बिल्कुल किडनी की तरह फंक्शन होता है कि वो क्या करती है कि सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से जो गंदगी है उसे बाहर छान देती है और आपके ब्लड का बाकी कंपोनेंट एज इट इज आपकी बॉडी में वापस आ जाता है। ठीक है, तो इस तरह से पॉइजन छन सकता है। दूसरा एक इफेक्टिव मेथड है हीमो परफ्यूजन। इसमें थोड़ा सा डिफरेंट है सिस्टम। इसमें भी ऐसे ही एक ट्यूब जोड़ते हैं आर्टरी से और एक आपके वापस वेन में आती है, पर ये जिससे जुड़ी है उसमें क्या है, उसमें सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन नहीं है। उसमें आपके जो ट्यूब है उसके अंदर ही चारों तरफ चारकोल लगा होता है या फिर कोई और ऐसा सब्सटेंस होता है जो कि एड्सॉर्प्शन की प्रॉपर्टी रखता हो, मतलब अपने ऊपर पॉइजन के मॉलिक्यूल को एड्सॉर्ब कर ले।
तो ऐसे में जब ब्लड इसके थ्रू पास होता है तो फिर वहाँ जो उसकी किनारी पे लगा हुआ चारकोल या एड्सॉर्बेंट रेजिन है वो क्या करता है, वो पॉइजन के मॉलिक्यूल्स को अपने ऊपर एड्सॉर्ब कर लेता है, और जो ब्लड आगे बढ़ता जाता है उसमें से पॉइजन मॉलिक्यूल कम होते जाते हैं और वो फाइनली आपकी बॉडी में वापस साफ होके ब्लड आ जाता है। ये ज़्यादा एफिकेशियस प्रोसीजर है, ज़्यादा फायदेमंद है, इसका इस्तेमाल हम ज़्यादा करते हैं। तो ये हमारा जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ ट्रीटमेंट ऑफ टॉक्सिसिटी या पॉइजनिंग था।